फैक्टोरियल इक्वेशंस हमारे पास मिल गए, वेयर ए आई जे आई कॉमा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m and j is equal to 1 to m are coefficients and xi are variable unknown variables to be determined to be determined. Di's are constants. So this system of equations I have taken here, system of equation is 1. This system of equations given by these equations. You may take the system of equations as containing 3 variables. You may take the system of variables containing system of equations containing 4 variables, 5 variables. I have taken in general a system of equations in n variables and a11, a22, a12, a13, etc. I have taken aij. I varies from 1 to m, j varies from 1 to n, and these are the coefficients and xi are known variables. So first we try to write matrix. Equation 1 can be written as a matrix form given by ax is equal to b. Ax is equal to b, where the matrix A is a matrix Aij containing m rows and n columns, which can be written in this way: A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. This is a matrix containing m number of rows and n number of columns. And X is a matrix containing we can say the column matrix containing n variables. So here is x1, x2, x3, and here is xn. And the same way we can write the matrix B. B is taken as B1, B2, B3, and here is Bm. तो हमारे पास ये आपके मैट्रिक्स बनते हैं. Here Ax is equal to B. Ax is equal to B. इस मैट्रिक्स को ही हमको सॉल्व करने का तरीका सीखना है. यहां से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के तरीके के लिए हम आगे बढ़ेंगे. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि फर्स्ट वी कंसेप्ट टू गेट its solution, we first
कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे ए और सेमीकोलन बी मैट्रिक्स बनाएंगे known as augmented मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको नाम से जाना जाता है। इस मैट्रिक्स बनाने की खासियत क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जो हियर गिवन बाय कैसे बनाएंगे, जो ए बी मैट्रिक्स है आपका, जो मैट्रिक्स ये बनेगा जिसका नाम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कैसे बनेगा जरा यहाँ ध्यान से देखें। इस मैट्रिक्स में हम करेंगे क्या कि ए के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, ये पूरा का पूरा इंटायर मैट्रिक्स होगा, और ये बी का जो मैट्रिक्स है इसी के साथ में लास्ट कॉलम में ऐड कर देंगे, मिला लेंगे, तो ये मैट्रिक्स बनेगा ए बी मैट्रिक्स। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम देखिए A11, A12, A1n हो गया यहाँ तक, A21, A22 और यहाँ तक A2n हो गया। इसी तरह से AM1, AM2 और यहाँ हो गया AMN, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ जो हुआ, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि ये वाला ए मैट्रिक्स है पूरा, और ये ए बी है, तो बी आपका हो गया B1, B2 और ये हो गया Bn। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद से हमारे पास जो है अब प्रोसीजर की बात हम करेंगे। इसके बाद अब करेंगे क्या, ये आपको ध्यान देना है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमारे पास अब यहां से हम आगे बढ़े तो हमारे पास यहां मिल गया, फिर से एक बार मैं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट अगेन। हमारे पास था ये Ax इज इक्वल टू बी। इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करने का तरीका निकला। इसमें हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया जिसका नाम है ए बी मैट्रिक्स बनाया, जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे यहां पर, अब जरा यहां ध्यान से देखें। वी फाइंड द रैंक ऑफ ए बी। वी ट्राई टू फाइंड रैंक ऑफ ए बी। ए बी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। आपके पास तरीका पता है ए बी का रैंक निकालने का, चाहे आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालें, चाहे आप नॉर्मल फॉर्म करके निकालें, लेकिन आसानी होती है जब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और नंबर ऑफ रो नॉन जीरो रोज देख लीजिए, वही आपका उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि रैंक पहले निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, और देखेंगे कि रैंक ऑफ ए बी कितना आता है। अगर ये रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाता है, जब आप यहां निकालेंगे रैंक ऑफ ए बी, इसी से आपको रैंक ऑफ ए भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बी वाला हटा देंगे तो इससे ये वाले से आपका रैंक ऑफ ए निकल जाएगा। आइए बी को ले लेंगे तो ये रैंक ऑफ ए भी निकल जाएगा। तो रैंक ऑफ ए निकलेगा, रैंक ऑफ बी निकलेगा। अगर ये दोनों का रैंक सेम होता है, दो संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरा यह हो सकता है कि रैंक ऑफ ए बी आप निकालें और ये इक्वल ना हो रैंक ऑफ ए के, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर ना हो, यही दो संभावनाएं बनती है। यानी इसको हम शॉर्ट में अगर ऐसे लिखें तो रो ऑफ ए बी, रो आपको पता है कि रैंक ऑफ ए बी होता है, और ये हो जाएगा रो ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए,
या रैंक ऑफ ए बी जो निकले मैट्रिक्स, इसका रैंक बी ए के बराबर न हो, दोनों ही बातें बन सकती हैं। इन दोनों ही संभावनाओं में अलग अलग सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इन दिस केस the given system of linear equations, system of non-homogeneous linear equations one is consistent का मतलब होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग अ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मिले। और इनकंसिस्टेंट जब कहेंगे का मतलब है कि नो सॉल्यूशन। तो ये हो सकता है कि अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होता है, इन दैट सिचुएशन द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वन, जो ये वन है, इसका जो है ये जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, कंसिस्टेंस मीन्स हैविंग सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू मिलेगी, x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो होता है, ये जब आपका इक्वल नहीं होता है, इन दिस सिचुएशन द गिवन system of non-homogeneous linear equations one is inconsistent, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट और ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है हैविंग नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है हैविंग नो सॉल्यूशन। एक मैंने बताया आपसे कि हैविंग अ सॉल्यूशन जो का मतलब होता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग नो सॉल्यूशन। अब ये बात आती है कि सॉल्यूशन है, तो भाई सॉल्यूशन अगर किसी का होता है तो दो संभावनाएं बनती हैं, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, ये दो संभावनाएं बनती हैं। तो इसके पास जब आता है, ये दो बातें यहां पर बन जाती हैं, एक बात यहां बनेगी, एक बात यहां बनेगी। यहां से कोई बात नहीं बन पाएगी क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक बात बनती है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये दो बातें ध्यान देना है, क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दो प्रकार के मिल जाएंगे आपको, एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जांच कैसे करेंगे आप? तो इसमें यह बताया गया कि रो ऑफ रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स अगर निकालेंगे, ये तो बराबर था ही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के। अगर ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स ये बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यही बात यहां करें हम। तो अगर हम रैंक ऑफ ए बी निकालें, जो कि रैंक ऑफ ए के बराबर ऑलरेडी है, ये दोनों ही केस में होगा। अगर ये लेस देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स के, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये हमारे क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक कोई क्वेश्चन लेके, ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखें आप, मैं एक प्रश्न आपके लिए लाया भी हूँ। एक प्रश्न है ये, सो दैट, क्वेश्चन है, so that the system of linear equations, non-homogeneous linear equations, given by x plus y plus z is equal to minus 3x plus y minus 2z is equal to minus 2x plus 4y plus 7z is equal to 7 is not consistent, इसका मतलब आपको ये प्रश्न हो गया। मान लीजिए एक प्रश्न हमने एग्जांपल ले लिया कि सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कहा गया है कि दिखाइए कि जो ये इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ये आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी हमने नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कराएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, so that the equations x plus 2y minus z is equal to 3x minus y plus 2z is equal to 1, 2x minus 2y plus 3z is equal to 2, x minus y plus z is equal to minus 1 are consistent, also solve them. ये हमारे पास दो प्रश्न है, जरा ध्यान से इन दोनों प्रश्नों को देखें आप। तो आपके पास दो प्रश्न मैंने नोट करके लाया था कि आपको बताएंगे आपकी बात आज। ये जो दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, जरूरत नहीं है निकालने की, सिर्फ यही चेक करना है कि ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा, और जब कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा तो वो निकालना है। ये दो प्रश्न आपके लिए है फॉर प्रैक्टिस के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्या जरा ध्यान से देखें। इस सिस्टम को हम सबसे पहला काम है कि हम ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद से हम आपको बताए थे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने से अपने आप ही रैंक ऑफ ए निकल जाएगा। अगर रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो ये काम हो जाएगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, का मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, और यहीं तक हमारा ये सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस की बात करें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे, इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। बनाने के बाद से इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। अगर रैंक इसके रैंक के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है दिखाइए, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये दिख जाएगा यहाँ पर। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए जो निकाले आपने हैं, इसकी वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगी।
तब ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके पास निकाल के दिखाएंगे हम। अगर ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा, इस वजह से ये हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 को देखें आप ध्यान से, यहां लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन the given system of equations लिख दीजिए, equations x plus y plus z is equal to -3, 3x plus y minus 2z is equal to -2, 2x plus 4y plus 7z is equal to 7। इसको हम 1 मान लेंगे और कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म गिवन बाय Ax is equal to B, where यहां पर A जो होगा वो आपका इसके कोफिशिएंट रखे जाएंगे। केयरफुली ध्यान से देखिए, ये जो होगा आपका x के कोफिशिएंट इसके फर्स्ट कॉलम में रखे जाएंगे, y के कोफिशिएंट इसके सेकंड कॉलम में रखे जाएंगे, और z के कोफिशिएंट अगर इसमें थर्ड कॉलम में रखे जाएंगे। इन केस मान लीजिए ऐसा हो सकता है, इसमें तो सबके कोफिशिएंट दिख रहे हैं, इन केस किसी इक्वेशन में y मिसिंग हो, मान लीजिए ये इक्वेशन x और z में होता, y नहीं होता, तो वहां पर y के कोफिशिएंट हम लोग 0 ले लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। तो यहां पर हमारे पास हुआ x कोफिशिएंट 1 है, तो 1 3 2, यहाँ हो गया 1 1 4 और 1 -2 और 7, ये हो गया x, ये मैट्रिक्स बन गई। x जो मैट्रिक्स होगा आपका x, वो आपका ये होगा x y और z कॉलम मैट्रिक्स होगा, और b जो मैट्रिक्स होगा आपका ये होगा -3 -2 और 7, ये मैट्रिक्स बनेगा। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया। अब इसके बाद से क्या करना होगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ augmented matrix is AB। मैंने बताया था कि एक एलिमेंट सारे रहेंगे और उसके बगल में कॉलम वाले में लास्ट कॉलम में अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा। 3 कॉलम थे, एक और कॉलम इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 3 2 1 1 4 और 1 -2 और 7, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये नहीं बनेगा, साथ में आपका ये बी भी लग जाएगा, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए ताकि लगे कि बी वाला है, -3 -2 और 7, ये मैट्रिक्स बी, ये भी बन गया। अब इसका हम पहले रैंक निकालेंगे। रैंक में हम चाहे, मैंने आपसे बताया था कि कोशिश करिए कि आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लें, तो आसानी से रैंक इसकी बन जाती है। लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग
R2 is going to change R2 minus 3R1 and R3 is going to change R3 minus 2R1. ये काम कर लेते हैं, राइट? जब ये करेंगे तो ये हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स अब इक्विवेलेंट टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं, आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर R1 कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 1 1 और -3, ये R1 हो गया। लेकिन R2 चेंज है, R2 में किस तरह का चेंज करना है, तो R2 में से घटाना है 3R1, तो R2 पर लिख लीजिए यहाँ रफ वर्क 3 1 -2 और -2, ये हो गया रफ वर्क। अब इसमें से 3R1 करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 3 3 3 और -9। अब घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 3 - 3 इज 0, 1 - 3 इज -2, -2 और -3 इज -5 और -2 और 7 ये हो जाएगा 9 - 2 +9 - 2 इज 7, ये मिलेगा। तो हमारे पास आ गया ये 0 -2 -5 और 7, ये आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें बहुत सारी केयरफुली करना है क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। सो यू ट्राई टू पे अटेंशन इन डूइंग द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, कि इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ R3 को चेंज करना है, तो R3 को लिखिए रफ वर्क में 2 4 7 और 7। अब हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 के एलिमेंट सामने दिख रहे हैं, इसमें 2 से करिए मल्टीप्लाई 2 2 2 और -6। अब इसको जो घटाइए, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 इज 0, 4 - 2 इज 2, 7 - 2 इज 5 और 7 + 6 13, ये मिलेगा। यानी ये मिल गया हमको 0 2 5 और 13, ये हमारे पास मिल गया। अब हम देखें तो फिर हम देखें तो अगर इसको हम ऐड करें तो यहाँ एक 0 हो सकता है, तो आइए करते हैं। तो अगेन अप्लाइंग, यहाँ से इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, चाहे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइंग देख लीजिए एक बार फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ, इस तरह कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, वेरी केयरफुल करना है। यहाँ पर -3 है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, आप जरा ध्यान से देख लें। ये आपका R3 इज गोइंग टू चेंज R3 - 2R1 है, इसका ये मतलब हुआ कि R3 आपका लिखाएगा 2 4 7 7 और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 2 2 और -6। अब इसमें घटाना है तो ये माइनस ये करेंगे तो आपका आएगा 0, 4 - 2 2 आएगा, 7 - 2 5 आएगा और 7 और 6 ये प्लस हो जाएगा तो ये 13 आएगा। ये लिए बहुत ही क्लियरली हमें बता रहा हूँ कि आपको इस सब कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो अप्लाइंग R3 इज गोइंग टू चेंज R3 + R2 कर लेते हैं। देन जो ए बी मैट्रिक्स है, ये ए बी मैट्रिक्स क्या बन के होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा R1 वैसे ही है, R2 भी वैसे ही है, तो लिख दें 1 1 1 -3 और R2 भी वैसे ही है 0 -2 -5 और 7। R3 को जोड़ रहे हैं R2 में, तो 0 + 0 इज 0, -2 + 2 is 0, +5 - 5 is 0 और 13 + 7 is how much 20, ये हो। और इसके आगे भी ये काम और कर सकते हैं आप इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के लिए।
आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि R2, चाहे ऐसे देख लीजिए, R3 इज गोइंग टू चेंज 1/20 R3। तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है ये बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट टू 1 1 1 -5, 0 -2 -5 7 0 0 0 और 1, ये बन सकता है। अब यहां पर ये मैट्रिक्स आ गए। Am I right? अब यहां ध्यान से देखें कि यहां पर ए बी का रैंक क्या हो सकता है। इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, इससे आप ये कर सकते हैं, तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, इसमें ये सब 0 नहीं हो सकते हैं, है ना। तो हमारा भी देखें कि दिस इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, having 3 non-zero rows. Thus, rank of matrix AB is equal to 3। ये हो गया। अब जरा यहां देखें फ्रॉम एबव, also from above we see that the matrix A is equivalent to, अब इसको हटा दीजिए, ये हटाएंगे तो यही तो मैट्रिक्स बचेगा A, ये आ जाएगा 1 1 1 0 -2 और -5 0 0 0 is an equivalent form having 2 non-zero rows. So, thus rank of A matrix A is 2. Rank of A matrix is 2. That is, rank of AB is not equal to rank of A. Hence, the given system of linear equations 1 is not consistent. यही प्रूव करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि आपको आसानी से ये कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं है, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस वन। तो हमारे पास और दूसरा एग्जाम्पल भी है, दूसरे एग्जाम्पल में भी वही काम करेंगे। इस दिए गए मैट्रिक्स को हम ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखने के बाद से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को का रैंक निकालेंगे। अगर उसका रैंक और मैट्रिक्स ए का रैंक दोनों अगर सेम हो जाता है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट हो जाएगा तो फिर हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से नंबर ऑफ अननोन्स के अगर सेम हो जाते हैं, रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों सेम हो जाते हैं, तो हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन होगा। या हम अगर नंबर ऑफ अननोन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बड़े हो जाते हैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी से, तो ऐसे में वो सिस्टम के पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ये बात हमको ये क्लियर हो रही होगी और ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये मैं चाह रहा था कि आज ही बताना, लेकिन समय हो गया है, इसलिए आज मैं आपको इतना ही क्लोज करता हूँ। कल हम आपको टुमारो वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन।
how to make consistent this question and how to solve this question in this way. तो आज के लिए मेरा इतना ही रहता है. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.